नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोबिन का निवेश सूची चयन मॉडल, जोखिम निवारण तरलता अधिमान सिद्धांत, यानी टोबिन पोर्टफोलियो सिलेक्शन मॉडल, द रिस्क अवर्सन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। साथियों, हम मुद्रा की मांग थ्योरी ऑफ डिमांड से जुड़े हुए जो अप्रोच हैं, जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि उसके महत्वपूर्ण 3 व्यूज़ हैं, 3 अप्रोच हैं, 3 मत हैं, 3 अवधारणाएं आप कह सकते हो, या 3 कंसेप्ट देख सकते हो, जिनमें एक जिसकी हमने बात की क्लासिकल जो अप्रोच है उसके बारे में। यानी क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत वो मुद्रा की मांग को लेकर किस तरह से अपने व्यूज़ रख रहे हैं, अपने मत रख रहे हैं, उनके बारे में हमने बात की है। साथ ही दूसरा इसको लेकर जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो केंजियन है, और केंजियन के बारे में हमने पढ़ा है कि मुद्रा की मांग वो 3 जो उद्देश्य हैं उनके लिए की जाती है, जिनमें उन्होंने आपने देखा कि लेन देन मांग यानी ट्रांजैक्शन है, सतर्कता है, और जैसे सट्टा है ना, तो उनको लेकर जिसकी हमने बात की है विस्तृत रूप से। और तीसरा जो व्यूज आता है वो आता है पोस्ट केंजियन अप्रोच को लेकर। और पोस्ट केंजियन अप्रोच की हम बात करें तो उस पोस्ट केंजियन अप्रोच के अंतर्गत ही आज हम एक और जो कंसेप्ट है जो कि टोबिन का है, जिसको पोर्टफोलियो सिलेक्शन मॉडल कहा जाता है। एक पोर्टफोलियो वो तैयार कर रहा है, और बड़ा आसान सा ये टॉपिक है, इसको हम विस्तृत रूप से आज बात करेंगे। इसके बाद इसी पोस्ट केंजियन में हम एक और है जो फ्रीडमैन का और पढ़ेंगे, और इससे पूर्व हमने जैसा कि आपने देखा है बॉमोल्स इन्वेंटरी अप्रोच, यानी बॉमोल्स का जो माल सूची सिद्धांत है उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो इस प्रकार जो पोस्ट केंजियन है अप्रोच में 3 हम महत्वपूर्ण हैं, बॉमोल्स, टोबिन और फ्रीडमैन। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि टोबिन ने जो अपना ये द डिमांड फॉर मनी का अपना कंसेप्ट किस प्रकार से दिया है, किस प्रकार से वो केंजियन अप्रोच से या क्लासिकल अप्रोच से भिन्न है, क्या अंतर रखा है, और उसने क्या माना है कि एक व्यक्ति है, एक फर्म्स है, वो मुद्रा की मांग किस प्रकार से करती है, क्या विचार रखती है, क्या थिंक रखती है, उसके लेकर इसमें विस्तृत रूप से यहाँ हमने केंज की 2 अप्रोच है उनकी सबसे पहले बात करेंगे। उसमें पहली अप्रोच केंज ने ये लेकर बात की है कि केंजीय तरलता अधिमान है जो भावी ब्याज दर की प्रत्याशाओं की बेलोच पर निर्भर करता है। अगर इंग्लिश में देखें तो केंजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, यानी जो भावी ब्याज दर की प्रत्याशा हैं उनको इन्होंने बेलोचता पर निर्भर करता है। चूँकि हमने ये देखा था कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर वो मनी है, जो सट्टा के उद्देश्य के लिए जो मांग की जाती है वो ब्याज की दर के नेगेटिव रिलेशन के रूप में देखा जा रहा है। और एक इस प्रकार की यहाँ इसको लेकर टोबिन ने अपने अलग मत रखे हैं। और दूसरी यहाँ हम देखें कि इसने ये बात की है कि व्यक्ति है या मनी के रूप में रखता है या बॉन्ड्स के रूप में अपने पास रखता है। यानी आगे हम टोबिन में भी इसने अंतर किया है। टोबिन कह रहा है कहता है कि व्यक्ति बॉन्ड्स भी रखता है और मनी भी रखता है, लेकिन यहाँ इसने दोनों में से एक रखा है। केंद्रीय तरलता अधिमान ब्याज दर की प्रत्याशाओं को लेकर किस प्रकार से बात करता है उसकी भी हम देखेंगे, क्योंकि सट्टा शब्द जहाँ स्पेकुलेटिव आ जाता है, सट्टे का एक महत्वपूर्ण बिंदु देखें कि व्यक्ति भविष्य को लेकर बात करता है कि भविष्य में उसकी ब्याज दर बढ़ेगी या घटेगी। तो उसको लेकर यहाँ जो केंज है उसने बेलोचता पर बात की है ना। तो ये थोड़ा सा आप अंतर कीजिएगा। आप केवल यहाँ इसकी बात नहीं, आप सट्टे को लेकर कहीं बाजार में और कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु को लेकर देखिए तो सटोरिया जो है फ्यूचर है, जो एक्सपेक्टेशन है भविष्य को लेकर, उसके आधार पर देखिए यहाँ उसको बेलोचता पर यहाँ बात की गई है।
दूसरा हम यहाँ देखें, अब यहाँ टोबिन को लेकर बात करें, टोबिन ने क्या अंतर किया, तो टोबिन यहाँ पहला बिंदु देखें जहाँ केन्ज ने बेलोच पर निर्भरता की बात की है, जबकि यहाँ जो भविष्य की जो ब्याज दरों की प्रत्याशाएं हैं उनको लेकर टोबिन ने बात की है कि वो बेलोचता पर निर्भर नहीं करता है। उसके लेकर उन्होंने एक अजम्पशन रखी है, उन्होंने माना कि ये मान्यता इस आधार पर की है कि एट एज्यूम दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल गेन्स एंड लॉस फ्रॉम होल्डिंग इंटरेस्ट बेरिंग असेट्स इन इज ऑलवेज जीरो। यानी अगर उसने माना है कि ब्याज दर धारक है, परिसंपत्तियां अगर रखता है तो उसका जो पूंजी लाभ तथा हानि है उसका प्रत्याशित मूल्य सदैव शून्य रहता है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो शून्य लेकर चल रहा है। इसको ये प्रश्न भी पूछा जाता है टोबिन के अनुसार उस क्या माना गया, एक माना गया, एक से अधिक माना गया, एक से कम माना गया या शून्य माना गया है। तो पहला अंतर यहाँ लेकर माना गया कि वो कहाँ तो वो बेलोचता पर निर्भर करता है, तो उसमें स्थिति अलग होती है। यहाँ इसने ये माना है कि उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो पूंजी लाभ है यानी कैपिटल गेन या लॉस का है, उसने प्रत्याशित मूल्य है शून्य लेकर बात की है। दूसरा यहाँ अंतर, जैसा कि ऊपर केन्ज ने ये माना है कि या तो वो मनी रखेगा या बॉन्ड रखेगा, यहाँ इसने माना है कि व्यक्ति की निवेश सूची में, पोर्टफोलियो में मुद्रा तथा बॉन्ड दोनों ही रहते हैं। ये नहीं कि एक समय में कोई एक ही रहे, ये एक मोटा अंतर है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बड़े सरल तरीके से हम इसको देखते हैं कि आखिरकार क्या है। यहाँ हम देखें कि जो जोखिम निवारक है, जो यानी रिस्क अवर्शन है, जो रिस्क नहीं रखना चाहता है, वो जोखिम तथा प्रत्याशित प्रतिफल में अधिमान का पता लगाने के लिए, यानी जोखिम यानी रिस्क और जो उसका एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है उसके लिए यहाँ टोबिन ने धनात्मक ढलान वाले उदासीनता वक्र का प्रयोग किया है। टोबिन यूज जो पॉजिटिवली स्लोप्ड इंडिफरेंस कर्व है उसका यहाँ उसने प्रयोग किया है। और वो क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व क्या प्रकट करता है कि जोखिम निवारक है, वो अधिक जोखिम उठाने के लिए अधिक प्रत्याशित प्रतिफलों की मांग करता है। लाइन आपके यहाँ संभवतः ये हो रही होगी, तो आप इसको डायग्राम से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जैसा कि हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है, ठीक है। परंतु यहाँ टोबिन ने है जो रिस्क है और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उनको लेकर उसने एक इंडिफरेंस कर्व का निर्माण किया है। और वो इंडिफरेंस कर्व हम देखेंगे किस स्लोप का है, पॉजिटिव स्लोप का है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि रिस्क और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उसका पता लगाने के लिए टोबिन ने किस प्रकार के इंडिफरेंस का प्रयोग किया है। तो यहाँ आप ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव का प्रयोग किया, किस प्रकार से उसका क्या अर्थ है उसको हम समझेंगे। जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में हम ये देखें कि सबसे पहले हम बात करें कि ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है, ये वाले आप देख रहे हो कि I1 और I2 इंडिफरेंस कर्व है जो कि पॉजिटिव स्लोप को दर्शा रहे हैं। अब पॉजिटिव स्लोप को हम किस प्रकार से देखेंगे कि इस बिंदु पर यहाँ देखें तो दोनों स्थितियों में ये देखें कि रिटर्न्स और जो रिस्क है वो इस बिंदु पर इतना है। यहाँ हम कोई बिंदु ले लें, ठीक है। अब इस बिंदु पर देखें तो आप देखोगे कि रिस्क भी बड़ा है और क्या है, रिटर्न्स भी बड़े हैं। यानी इस प्रकार ये हम देखें कि पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव स्लोप ये दर्शा रहा है कि अगर आप यहाँ रिटर्न्स जो प्रतिफल है वो अधिक लेना चाहते हो तो निश्चित रूप से है जो रिस्क है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। इस बात को लेकर यहाँ बात की गई है। साथ ही साथ इस इंडिफरेंस के साथ हम ये देखें कि ये एक प्रकार से OR रेखा भी यहाँ खी गई है, जो कि आप देखोगे जो रिस्क अवर्सन है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जोखिम निवारक है, उसकी एक प्रकार से ये बजट लाइन है। और यह जो बजट लाइन है वो जोखिम और प्रत्याशित प्रतिफल, जोखिम का मतलब आप हिंदी इंग्लिश में देखिएगा रिस्क है, और प्रत्याशित प्रतिफल का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। इन दोनों के उन कॉम्बिनेशन को व्यक्त करता है जिनके आधार पर वह अपने धन की निवेश सूची को मुद्रा और बॉन्ड में
लगाता है। यानी एक प्रकार से ये बजट लाइन है ओआर, जो कि क्या है, एक व्यक्ति है जो अपने पोर्टफोलियो में कितनी मुद्रा रखेगा, कितना बॉन्ड रखेगा, उसको लेकर यहाँ है। जैसा कि हमने आपने जब उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व एक कंज्यूमर को लेकर बात की थी, जहाँ हमने एक इंडिफरेंस कर्व लेते हैं, एक बजट लाइन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिया गया है। इसको विस्तृत रूप से हम चर्चा साथ के साथ करेंगे, है ना। तो आप ओआर क्या है, एक बजट लाइन को लेकर बात की है, इंडिफरेंस को लेकर बात की गई है। अब इनके आगे हम बात करें, जैसे कि आप देखोगे यहाँ कि ये एक अलग से मैंने एक डायग्राम लिया है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि I1 I2 इंडिफरेंस कर्व है जो कि पॉजिटिव स्लोप के हैं, और ए बिंदु से बी बिंदु पर बात करेंगे तो रिस्क भी बढ़ा है और रिटर्न्स भी बढ़े हैं। इनको लेकर यहाँ ये उदासीनता वक्र है, एक प्रकार से इंडिफरेंस कर्व लिया है। और इंडिफरेंस कर्व हम यहाँ देखें कि ये जो प्रत्याशित प्रतिफल है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है और रिस्क है, उन संयोगों को, उन कॉम्बिनेशन को दर्शाएगा जहां एक व्यक्ति है, एक फर्म है, वो क्या रहेगी, इनडिफरेंट रहेगी, उदासीन रहेगी उन बिंदु, यानी ए पर भी वो इनडिफरेंट है और बी पर भी इनडिफरेंट है, यानी उदासीन है। उनको लेकर पॉजिटिव स्लोप का एक यहाँ बनाया गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखें कि मैंने ये ओआर लाइन की बात की थी। ये ओआर लाइन हम किस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुई है उसको देखिएगा। यहाँ हम देखिए ये रिस्क है, अगर रिस्क 100% होगा तो इस लाइन पर आप देखिएगा कि रिस्क 100% है, इसका मतलब आपका ये जो रिटर्न्स है वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इधर तो रिस्क है, रिटर्न्स तो कहाँ दर्शाएं, इस तरफ दर्शाएं, ऊपर की तरफ। अगर रिटर्न्स 100% है तो रिस्क क्या होगा, शून्य होगा। तो इनके कॉम्बिनेशन को लेकर, जैसे इस बिंदु की बात करें, यहाँ बिंदु को ले, यहाँ लें, यहाँ लें, तो इस प्रकार यहाँ देखें इतना रिस्क है तो इतना प्रॉफिट है, इस बिंदु पर देखें तो इतना रिस्क है, इतना रिटर्न्स है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार से बजट लाइन को लेकर बात की गई और उसी से ये ओआर रेखा दर्शाई गई है। अब ये ओआर जो रेखा है वो क्या है कि इस प्रकार ऊपर की तरफ भी जा सकती है, ऐसा तब जाएगी जब वो उसके रिटर्न्स की प्राथमिकता बढ़ेगी। रिटर्न्स की प्राथमिकता तब कब बढ़ेगी, जब वो बॉन्ड्स पर जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, है ना। तो बजट लाइन है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, मूवमेंट करेगी रिटर्न्स को लेकर। क्योंकि बजट लाइन को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसा कि आपने मतलब कि एक कीमत रेखा, प्राइस लाइन जो दर्शाई थी जब कंज्यूमर बिहेवियर आप पढ़ते हैं तो उसमें बजट लाइन देखते हैं कि कब ये इस तरफ मूवमेंट करती है और कब ये नीचे की ओर मूवमेंट करती है। तो नीचे की तरफ मूवमेंट कब करेगी, जब रिस्क की प्रभाविकता ज़्यादा रहेगी, यानी रिटर्न्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होने की स्थिति में और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की स्थिति में वो ऊपर की ओर मूवमेंट करती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ हम देखेंगे, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो ओआर रेखा है उसकी हमने बात कर ली कि वो जोखिम निवारक है, जो रिस्क अवर्सन व्यक्ति है ना, तो उसकी जो बजट रेखा है वो है, और ये जोखिम और प्रत्याशित प्रतिफल के उन संयोगों को, उन कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की, जिनके आधार पर वो अपने धन की निवेश सूची को मुद्रा और बॉन्ड में लगाता है, उसको लेकर बात की जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो ओसी लाइन है, इस ओसी लाइन को देखिएगा, ये कहीं ना कहीं इन कॉम्बिनेशन को लेकर बनाई गई है। चूंकि इस बिंदु पर हम ये देखें कि यहाँ इस टी बिंदु पर ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें इतना उसको रिटर्न्स है, इतना वो रिस्क है। समझ गए बात। अब इसी को हम नीचे की तरफ लाए इस लाइन को, और ये देखिए इस ई बिंदु पर यहाँ काट रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये ओबी मात्रा, ओपी मात्रा दिखाई दे रही है, ओपी मात्रा, ये राशि तो हो गई बॉन्ड्स की, यानी इतनी राशि तो इस वो क्या रखेगा, बॉन्ड्स के रूप में रखेगा, और ये WP है वो किसके रूप में रखेगा, मुद्रा के रूप में रखेगा। ठीक है,
तो अगर उसकी इनडिफरेंस कर वो ऊपर की हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो उसका उन जो प्रत्याशित फल है, जो प्रत्याशित रिटर्न्स है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिस्क के उन संयोगों के प्रति वो अधिक इनडिफरेंट रहेगा, तब ये ऊपर की हो जाएगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये टी बिंदु पर आगे हम और विस्तृत रूप से देखेंगे। तो नीचे वाला जो है वो आपका, जैसे ये ओसी लाइन है, वो उन बिंदुओं को दर्शाएगी कि कितना वो बॉन्ड्स के रूप में रख रहा है और कितना वो मनी के रूप में रख रहा है, उसको लेकर यहाँ बात की जाएगी। ये यहाँ देखिएगा साथियों, यहाँ देखिए कि किस प्रकार से, क्योंकि एक व्यक्ति क्या करेगा कि वह जब तक अधिक जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा, रिस्क तब तक नहीं होगा जब उसे अधिक जो प्रत्याशित प्रतिफल है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, उसकी अधिक प्राप्त होने की आशा ना हो, है ना। पर जोखिम निवारक मन ही मन वो क्या करता है, लिक्विडिटी को भी प्राथमिकता देता है, जिसे केवल वो अधिक ऊंची ब्याज दरों से ही दूर किया जा सकता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अधिक होगी तभी वो क्या करेगा, मुद्रा को बॉन्ड्स में बदलेगा। ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी, मुद्रा की मांग भी उतनी क्या होगी, कम होगी, है ना। मुद्रा की मांग कम होगी क्योंकि ब्याज की दर ऊंची होने पर वो क्या करेगा, बॉन्ड्स में पैसा ज़्यादा लगाएगा। यहाँ हम देखिएगा, ये वो T1 बिंदु है। T1 बिंदु आप देखिएगा, ये आपका आई जो OR1 प्रारंभिक जो लाइन है, बजट लाइन है, और I1 जो प्रारंभिक क्या है, इनडिफरेंस कर्व है, वो इस बिंदु पर हम दिखाई दे रहा है T1। और T1 से डॉट डॉट नीचे लाए, ये E1 बिंदु आया, और E1 बिंदु से यहाँ हम देखें तो ये OB1 बिंदु आया। यानी OB1 राशि है वो बॉन्ड्स के रूप में रख रहा है, और B1W राशि है वो किसके रूप में रख रहा है, मनी के रूप में रख रहा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो मैंने पूर्व में बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की स्थिति में जो हमारी जो बजट लाइन है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी, यानी OR1 से OR2 हो जाएगा, और अधिक ऊंचे इनडिफरेंस कर्व जो I2 है उसके T2 पॉइंट पर यहाँ हम देखें इक्विलिब्रियम की स्थिति है। और नीचे की लाइन पर देखें तो यहाँ डॉट डॉट लाकर देखेंगे तो ये E2 बिंदु पर यहाँ है। E2 बिंदु पर बात करें तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो OB2 है वो क्या हो गई, आपकी बॉन्ड्स के रूप में राशि हो गई, और जो मनी के रूप में कितनी होगी, B2W राशि हो गई। ठीक है। यहाँ और देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अधिक बढ़ने की स्थिति हो गई, तब आपकी जो बजट लाइन है वो OR3 स्थिति में यहाँ आ गई, और अधिक ऊंचे जो इनडिफरेंस कर्व है जो कि उसके कहाँ, यहाँ हम देखेंगे कौन सी स्थिति पर, T3 बिंदु पर, और उसी से डॉट डॉट नीचे लाएंगे तो E3 बिंदु है वहाँ आ गया। वहाँ आप देखेंगे बॉन्ड्स के रूप में वो राशि आ गई आपकी OB2 और OB3, और आपकी मुद्रा की राशि आ गई जाएगी B3W। यहाँ B3 है, ये थोड़ा सा जगह कम है इसलिए यहाँ B3 यहाँ होता, तो B3W राशि आ गई है। अब यहाँ आप देखोगे कि E1 E2 और E2 से E3, यहाँ आप देखेंगे आपकी B1 B2 और B2 से B3 राशि ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। यानी E1 से E2 और E2 से E3, यानी E1 से E2 अधिक है और E2 से E3 की राशि जो अंतर है वो दूरी क्या है, कम है। समझ पा रहे होंगे, यानी B1 से B2 अधिक है और B2 से B3 कम है। यानी जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बॉन्ड्स तो बढ़ रहे हैं, बॉन्ड्स तो जैसे आपने देखा OB1 हो गया, फिर OB1 से कितना हो गया, OB2 हो गया, यानी कितनी वृद्धि देखने को मिली, B1 B2 मिली, फिर और अधिक हुआ तो क्या हो गया, OB3 हो गया, यानी B2 से यहाँ हम देखें OB2 से OB3 हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि जो B1 B2 से जो दूरी है वो B2 B3 वाली दूरी क्या है, कम है। इसका मतलब है बॉन्ड्स जो बढ़ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मतलब उसकी दर है वो कम है, कम है ना। यानी बॉन्ड्स बढ़े तो हैं लेकिन कौन सी दर से, घटती दर से, डिमिनिशिंग रेट के अंतर्गत वो हुए हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना। और ठीक है, और जो मुद्रा हम यहाँ देखें कि जो मुद्रा है वो यहाँ आप देखोगे E1 से E2 पर गया, E2 से E3 पर गया, तो बॉन्ड्स तो बढ़ रहे हैं, बॉन्ड्स तो बढ़ी है,
लेकिन मुद्रा क्या हुई है, घटी है। लेकिन मुद्रा की घटने की दर क्या हुई, पहले मुद्रा कितनी घटी थी, पहले मुद्रा थी आपकी B1W, उसके बाद मुद्रा कितनी हो गई B2W, उसके बाद मुद्रा कितनी हो गई B3W। पहले मुद्रा ज़्यादा घटी और फिर मुद्रा कम घटी। यानी इस प्रकार हम ये देखेंगे, इसका ये अर्थ निकला कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो मुद्रा की मांग है वो अपेक्षाकृत हम देखें कि कम मात्रा में घटती है। कम मात्रा में घटी ना यहाँ, इसका कारण यही है कि जो उसकी जो पोर्टफोलियो है ना, निवेश पोर्टफोलियो आपकी है ना, उसमें कुल संपत्ति के अंतर्गत बॉन्ड तथा मुद्रा दोनों होती है। और ऐसी स्थिति में हम ये देखें, इसको हम इस प्रकार आप एक स्क्रीन पर और एक डायग्राम देख रहे हैं, तो उस स्थिति में आप देखोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यहाँ हम देखते हैं ऋणात्मक संबंध स्थापित हो रहा है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बढ़ेगी तो मुद्रा की जो डिमांड है वो क्या है, कम होगी। जैसे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको R10 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ डिमांड ऑफ मनी कितनी है, O है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया, R8 हो गया, तो ऐसी स्थिति में O भी बढ़ गया, है ना। 6 होने पर OC हो गया, लेकिन है ना। तो इस प्रकार ये आप देखोगे कि यहाँ वो की वो बात दर्शा रहा है। यहाँ ये बात भी समझ में आ रही है कि कितना वो बॉन्ड्स के रूप में रखेगा और कितना वो मनी के रूप में रखेगा। तो एक छोटा सा सरल सा डायग्राम उसने लिया है। एक तो बजट लाइन जिसको OR से दर्शाया गया है, जो कि रिस्क और जो रिस्क है और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है उनको लेकर ये बनाई गई है। और उसी प्रकार से यहाँ इंडिफरेंस कर्व को लेकर देखा है। और आप यहाँ देखिएगा इंडिफरेंस कर्व कैसा है, पॉजिटिव स्लोप का है। तो इसको लेकर भी आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ हम देखें एक तुलना करें इनमें जो केन्स की टोबिन्स के में, तो पहला बिंदु है ये अधिक संतोषजनक है, क्योंकि टोबिन का सिद्धांत है वो भावी ब्याज दरों की जो प्रत्याशा है उसकी बेलोस पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि हमने पहला बिंदु ऊपर लिया था, जिसमें केन्स ने क्या माना है कि जो एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, बेलोसता पर निर्भर करता है ना, इन इलास्टिक पर वो निर्भर कर रहा है। अपितु यहाँ माना कि उसने ब्याज धारक है वो परिसंपत्तियों से जो पूंजी लाभ अथवा हानि का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये दोनों बिंदु आ सकते हैं टोबिन का, ये कि भावी ब्याज दरों पर वो बेलोसता पर निर्भर करता है या नहीं करता। और यहाँ पूंजी लाभ तथा हानि का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कितना माना है, शून्य माना। इसको लेकर प्रश्न बन सकता है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। इस संबंध में टोबिन और केन्स के सिद्धांत की अपेक्षा तार्किक रूप से अपने सिद्धांत की तरलता अधिमान का अधिक संतोषजनक आधार ये मानता है। दूसरा, इसने ये माना कि विविध निवेश सूची, क्यों, क्योंकि जहाँ केन्स ने ये माना कि केवल या तो बॉन्ड रखेगा या क्या रखेगा, मनी के रूप में रखेगा, जबकि यहाँ जो टोबिन महोदय हैं उन्होंने ये माना कि बॉन्ड्स भी रखेंगे साथ साथ और मुद्रा के भी रखेंगे। तीसरा बिंदु इस आधार पर भी अंतर कि ये रियल रूप में माना जा सकता है कि केन्स की भांति टोबिन भी मानता है कि मुद्रा की मांग है ब्याज दरों पर गहन रूप से निर्भर करती है, ब्याज दरों से उल्टे तौर से निर्भर है, परंतु वह बहुत नीची दरों पर मुद्रा मांग की को पूर्ण लोचदार तरलता पास की चर्चा नहीं करता है। जहां आप देखते हो लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति है ना, जहाँ कहाँ केन्स के मॉडल में तरलता पास की स्थिति आती है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। और ये रोचक दृष्टिकोण भी है, क्योंकि निवेश सूची सिद्धांत का वास्तविक महत्व इस बात में नहीं है कि ये प्रत्यक्ष रूप से समस्त अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, बल्कि इस बात में है कि अनिश्चितताओं की स्थिति रहते हुए मुद्रा की मांग से संबंधित समस्याओं के विषय में रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है भविष्य में इस दृष्टिकोण के विकास के। तो इस प्रकार से मोटे रूप से एक तो आप इंडिफरेंस कर्व किस प्रकार का है, ये जो एक्सपेक्टेड जो कैपिटल गेन और जो लॉस है उसका वैल्यू उसने कितनी मानी है, शून्य मानी है। एक ये बेलोसता का बिंदु ध्यान में रखना है, और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि वो बॉन्ड्स और मनी दोनों के रूप में अपने पोर्टफोलियो में रखता है। तो इन बिंदुओं को लेकर बड़ा सरल सा है, एक बार वीडियो देखिएगा। आपसे पुनः अपील है कि किस प्रकार से आपको मैटर लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप कौन सा टॉपिक पहले हम चर्चा करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप कमेंट्स में दर्ज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।